आज हम इस यूनिट के सबसे लास्ट टॉपिक पे हैं और दैट टॉपिक इज रेजोनेंस। सो सबसे पहले मैं डिफाइन करूंगा कि रेजोनेंस क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय द रेजोनेंस इन द सर्किट? सो हाउ विल यू डिफाइन द रेजोनेंस? सो बेसिकली रेजोनेंस इज ए कंडीशन, दिस इज ए कंडीशन at which the current in the circuit is in phase with the applied voltage. So how will you define resonance? So resonance is a condition, this is a condition at which voltage and current in the circuit, any type of circuit, whether it is parallel circuit or series circuit, in the circuit is in phase. So this is the basic definition of the resonance. ठीक है, तो अगर किसी भी सर्किट में मैं कह रहा हूं कि रेजोनेंस है तो उसका मतलब क्या है कि वोल्टेज और करंट किस में होने चाहिए? फेज में होने चाहिए। एंड you already know that the voltage and current is always in phase in case of a resistive circuit। ठीक है, कोई भी अगर रेसिस्टिव सर्किट हम ले रहे हैं तो वहां पर वोल्टेज और करंट क्या होगा? फेज में होगा। वेयर एज अगर हम कोई इंडक्टर ले रहे हैं या कैपेसिटर ले रहे हैं सर्किट में, तो रेजोनेंस कंडीशन तभी हो सकती है जब इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड इंडक्टिव कैपेसिटेंस, क्योंकि दोनों का फेज क्या होता है? अपोजिट होता है, दे बोथ कैंसिल ईच अदर। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक कंडीशन। एंड वन मोर थिंग, इफ वोल्टेज एंड करंट in the circuit is in phase, it means that the power factor at resonance, the power factor at resonance is equal to 1. So this is the condition, this is the resonance condition, and whether it is series resonance or parallel resonance, we have to see that this voltage and current is in phase and the power factor should be equal to 1. So this is 1 to 1। अगर वोल्टेज और करंट फेज में है तो पावर फैक्टर ऑटोमेटिकली 1 हो जाएगा, और वी कैन से दिस इज यूनिटी। ठीक है, एंड एट रेजोनेंस कंडीशन द सर्किट बिहेव्स लाइक ए रेसिस्टिव सर्किट। करेक्ट? I think I am very much clear. In resonance, basically दो टाइप्स के रेजोनेंस हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। द फर्स्ट इज द सीरीज रेजोनेंस, मीन्स व्हाट इज द कंडीशन फॉर द रेजोनेंस इन द सीरीज आरएलसी सर्किट। ठीक है, आरएलसी सर्किट, आरएलसी सर्किट में ही रेजोनेंस होगा। ठीक है, या तो केवल रेसिस्टिव सर्किट हो तो फिर वहां पे हमेशा करंट और वोल्टेज फेज में, वहां स्टडी करने की जरूरत ही नहीं है। और अगर उसके अलावा कहीं पे रेजोनेंस हमें डिस्कस करना है, सो दैट इज आरएलसी। आरएलसी मीन्स inductance and capacitance both should be there in the circuit। ठीक है, so we will study the series RLC circuit, we will study the condition for the resonance frequency in case of a series RLC circuit, और सेकंड केस जो हम डिस्कस करेंगे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज पैरेलल RLC। इन दोनों कंडीशन में हम डिस्कस करेंगे कि हमारे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की क्या वैल्यू होगी और कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, और वो कौन सी कंडीशन होगी जहां पर वोल्टेज और करंट सेम फेज में होगा। ठीक है, सो वील सी वन बाय वन। तो सबसे पहले हम देखते हैं सीरीज आरएलसी सर्किट। ठीक है, और यहां पे आप देखते हैं कि किस तरह से रेजोनेंस कंडीशन यहां पे आता है। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, जस्ट आई ड्रॉ द सर्किट। मैंने एक रेसिस्टेंस और सीरीज में है इसलिए दिस इज इंडक्टेंस एंड दिस इज कैपेसिटेंस। ठीक है, ये हो गया आपका एक सीरीज आरएलसी सर्किट, और इस सर्किट को मैंने एक एसी वोल्टेज सोर्स के साथ कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ये एसी वोल्टेज सोर्स हो गया V, एंड दिस इज R, दिस इज L एंड दिस इज C। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी डिफाइन किया हुआ है, हाउ विल यू डिफाइन द इंपीडेंस ऑफ दिस सर्किट। तो इंपीडेंस को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? अभी मैग्नीट्यूड फॉर्म में हो जाए, इंपीडेंस Z इज इक्वल टू, अभी हमें केवल मैग्नीट्यूड से मतलब है इसलिए मैं मैग्नीट्यूड ले रहा हूं कि Z इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर। करेक्ट? ठीक है, और यहां से अगर मैं करंट देखूं, सीरीज सर्किट है, मींस सभी एलिमेंट्स में जो करंट की वैल्यू है वो सेम होगी, और वो करंट्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं? आई करंट इज इक्वल टू V मींस दिस वोल्टेज AC अपॉन दिस Z। करेक्ट, दिस इज इक्वेशन नंबर 1।
एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब अगर Z की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर देता हूं तो मैं क्या कह सकता हूं, दिस करंट I इज इक्वल टू V अपॉन अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर। ठीक है, ये चीज आ गया। दूसरा मैंने आपको क्या कंडीशन कहा कि रेजोनेंस कंडीशन तभी होगा जब हमारे सर्किट में केवल रेसिस्टिव पार्ट होगा, यानी हमारा जो पावर फैक्टर है वो यूनिटी होगा। और वो चीज तभी पॉसिबल है, यहां पर अगर इस सर्किट में वो देखूं, वो चीज तभी पॉसिबल है जब XL इज इक्वल टू XC। सो व्हेन XL इज इक्वल टू XC, इस इक्वेशन में आप देखिए अगर XL XC के इक्वल होता है, इफ दिस टू वैल्यूज आर इक्वल, इट मींस दे कैंसिल आउट ईच अदर, और हमारे सर्किट में क्या बचेगा, इन दैट कंडीशन एट I this resonance, if I assume this condition resonance at which XL is equal to XC, so I resonance is equal to V upon R। ठीक है, इट बिहेव्स एज ए प्योरली रेसिस्टिव सर्किट, ये इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस का इफेक्ट खत्म हो जाएगा। तो यही कंडीशन में रख रहा हूं। सो फॉर रेजोनेंस कंडीशन, फॉर रेजोनेंस I have defined this power factor should be unity, unity means it should be 1। और आपको पता है पावर फैक्टर को हम कैसे दिखा सकते हैं, cos थीटा और cos फाई जैसे भी आप रिप्रेजेंट करते हैं, तो cos फाई इज इक्वल टू R अपॉन Z। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में हमने लिया, तो R अपॉन Z, if power factor is unity, this cos phi, if cos phi is equal to 1, it means that this R should be equal to Z। ठीक है, यहां पे अगर 1 में पुट करें तो R is equal to Z। so this is the condition for the resonance and I am assuming this condition, और ये कंडीशन रखता हूं तो क्या कह सकता हूं कि this XL, this is possible only when XL minus XC is equal to 0। ठीक है, अगर XL minus XC is equal to 0 होगा तो क्या कंडीशन आएगा, ये Z जो है, Z की वैल्यू जो है वो R के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट। तो ये कंडीशन लेते हैं, तो XL इज इक्वल टू XC, सिंपली वी कैन से, एंड हमें पता है XL की वैल्यू क्या है, ओमेगा L अपॉन 1 अपॉन ओमेगा C। तो यहां से अगर मैं सॉल्व करता हूं तो आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर LC इज इक्वल टू 1, एंड फ्रॉम दिस ओमेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट LC। Now this omega is basically resonance, at resonance, तो omega R से मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं, so this omega R is equal to 1 upon LC। ठीक है, इस तरह से हमने इसका क्या निकाल लिया, रेजोनेंस कंडीशन निकाल लिया। तो रेजोनेंस जो फ्रीक्वेंसी आएगी, दैट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी FR is equal to 1 upon 2 pi under root LC। so this is the resonance frequency for series resonance circuit, for series resonance, करेक्ट। ठीक है, सीरीज रेजोनेंस के लिए ये हमारे इक्वेशन आ गए। अब एक चीज देखिए, अगर यहां से मैं करंट की वैल्यू देखूं, इफ आई अज्यूम दिस करंट की वैल्यू क्या है, फॉर RLC सर्किट द वैल्यू ऑफ करंट I इज इक्वल टू V अपॉन R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC। अब अगर ये टर्म जीरो हो रहा है, ये टर्म जीरो हो रहा है, इसका मतलब Z की वैल्यू क्या हो रही है, Z की वैल्यू कम हो रही है, क्योंकि ये इसके साथ क्या था, प्लस में था, तो प्लस में था, तो यहां अगर ये टर्म जीरो ना हो तो Z की वैल्यू क्या होगी, कम रहेगी। ठीक है, यहां पे अगर मैं देखूं तो Z की वैल्यू अगर ये जीरो हो रहा है, ये जीरो हो रहा है, इसका मतलब Z की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है, और अगर Z की वैल्यू कम हो रही है मतलब करंट की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। सो एट रेजोनेंस व्हाट आई कैन से दैट एट रेजोनेंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एट रेजोनेंस कुछ कंडीशंस हम देखते हैं। रेजोनेंस मींस सीरीज रेजोनेंस। ठीक है, यहां पे मैं सीरीज रेजोनेंस की बात कर रहा हूं। ठीक है, एट सीरीज रेजोनेंस, ठीक है, क्या हो रहा है आपका, Z वैल्यू इज मिनिमम, Z इज मिनिमम
एंड दैट इज इक्वल टू आर, ठीक है, जेड की मिनिमम वैल्यू है और वो आर के इक्वल है। cos theta means the power factor is equal to 1 means unity, and fr frequency means resonance frequency is given by 1 upon 2 pi under root lc. And what about the current? The current is maximum, and this I maximum is equal to v upon z minimum, ठीक है, या फिर आप इसको लिख सकते हैं v upon r. सो दिस इज द करंट की वैल्यू जो है वो क्या है, मैक्सिमम है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि दिस सीरीज रेजोनेंस इज ए सर्किट इन विच द करंट इज मैक्सिमम एट द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। सीरीज रेजोनेंस को हम एसेप्टर सर्किट भी कहते हैं, एसेप्टर सर्किट, ठीक है, ये भी एक नाम है। एसेप्टर सर्किट क्यों कहते हैं कि जब हमारा यहाँ पर जेड मिनिमम हो रहा है तो केवल रेसिस्टिव सर्किट बच रहा है यहाँ पर। तो इफ रेसिस्टिव सर्किट इज देयर इट मींस इट इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ द करंट, करेक्ट। तो आप सीरीज रेजोनेंस कह लीजिए या एसेप्टर सर्किट कह सकते हैं, ठीक है, दोनों एक ही चीज है। सो दिस आई मैक्स इज इक्वल टू दिस। अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करता हूं, इफ आई सिंपली प्लॉट द ग्राफ, ठीक है, ग्राफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करता हूं, ठीक है, इफ आई प्लॉट दिस ग्राफ, तो इस ग्राफ में क्या हो रहा है, दिस एट रेजोनेंस जो हमारे करंट की वैल्यू हो रही है वो क्या है, दैट इज मैक्सिमम। सो आई मैक्स, दिस इज आई मैक्स and this is given by V by R. This is the maximum at resonance. And what about the impedance? अगर मैं इसी में impedance को भी ड्रॉ कर देता हूं, this impedance value is minimum, ठीक है, करंट मैक्सिमम होगा तो impedance वैल्यू मिनिमम होगा। और Z impedance क्या होगा, this Z minimum, this is Z minimum and this is equal to R, correct. So this is graph for I and Z in the y-axis, correct, and T, or we can say frequency, sorry, F frequency in x-axis, और ये जो frequency है इसी को हम कह रहे हैं FR. So in series resonance at resonance frequency the current is maximum and the impedance is minimum, correct. अब अगर इसके क्वालिटी फैक्टर की मैं बात करूं, how will you define the quality factor? This is also important. Quality factor in case of series, in case of parallel, we have to define this quality factor. So basically quality factor is the magnification factor, यानी करंट, जैसे अगर सीरीज में मैं बात कर रहा हूं तो मैं ये डिसाइड करूंगा कि करंट कितना मैग्नीफाई हो रहा है, दैट डिफाइंस द क्वालिटी फैक्टर। तो सिंपली द क्वालिटी फैक्टर इज गिवन बाय आई एक्स एल, मीन्स द वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर divided by the voltage across the resistor, correct. So from here we can simply say this is XL by R, XL by R, and I know that what is the value of XL? XL is equal to omega L, so omega L upon R, and this omega L is equal to omega R. At resonance frequency we are defining the quality factor. So this Q फैक्टर मीन्स द क्वालिटी फैक्टर इज गिवन बाई, यहाँ पर ओमेगा आर की वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ 1 अपॉन अंडर रूट एल सी इंटू एल अपॉन आर। सो दिस इज कमिंग आउट टू बी 1 अपॉन आर अंडर रूट ऑफ एल अपॉन सी। सो दिस फॉर्मूला इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन फॉर न्यूमेरिकल्स में आपको डायरेक्टली इस पे क्वेश्चन मिल जाएगा, बोलेंगे क्वालिटी फैक्टर आप निकाल के बताइए, 1 upon R under root L upon C. So this is the quality factor in case of a series resonant circuit. ठीक है, I think clear होगा. And this quality Q factor is defined as the magnification factor for the current in case of a series RLC circuit. The magnification फैक्टर फॉर करंट, ठीक है। इतना कॉन्सेप्ट अगर आपको रहता है तो आप इजीली सीरीज आरएलसी सर्किट के, हम लोग अभी न्यूमेरिकल भी देखेंगे, वो भी सॉल्व कर सकते हैं फॉर करंट, ठीक है।
तो इतनी चीजें आपको याद रखनी है। और आइए अब नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं पैरेलल आरएलसी सर्किट। ठीक है, तो पैरेलल आरएलसी सर्किट में क्या एज्यूम करेंगे, देखिए पैरेलल आरएलसी सर्किट में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्किट एज्यूम कर सकते हैं, बट मैं यहां पे जो एज्यूम कर रहा हूं पैरेलल रेजोनेंस। ठीक है, जैसे हम कहते हैं वी आल्सो कॉल इट एज ए एंटी रेजोनेंस, मींस दिस इज जस्ट अपोजिट ऑफ व्हाट एवर वी हैव टॉक फॉर द सीरीज रेजोनेंस। एग्जैक्टली उसका अपोजिट होता है, इसलिए इसको एंटी रेजोनेंस भी कहते हैं। एंड सिंस दिस सर्किट इज आल्सो नोन एज द रिजेक्टर सर्किट, रिजेक्टर सर्किट। ठीक है, तीनों नाम आता है तो आप समझिएगा सेम है। अब यहाँ पे जो सर्किट में एज्यूम कर रहा हूं, मैं क्या एज्यूम कर रहा हूं कि कैपेसिटर को मैं आइडियल एज्यूम कर रहा हूं, और इंडक्टर के साथ मैं इंडक्टिव कॉइल एज्यूम कर रहा हूं, तो रेसिस्टेंस एज्यूम कर रहा हूं। और जनरली यही केस होता है प्रैक्टिकली, अगर हम देखें तो कैपेसिटर के साथ जो रेसिस्टेंस होता है उसकी वैल्यू बहुत ही कम होती है और हम उसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो सर्किट जो मैं एज्यूम कर रहा हूं, व्हाट आई एम एज्यूमिंग हियर, आई एज्यूम वन रेसिस्टेंस हियर। ठीक है, ये रेसिस्टेंस मैंने एज्यूम किया और इसके साथ मैंने ये इंडक्टर एज्यूम किया। तो आपको पता है रेसिस्टेंस विद सम इंडक्टर, इसको पूरे को मिलाकर के हम क्या कहते हैं, कॉइल कहते हैं। तो ये हो गया आर एंड दिस इज गिवन एज एक्सएल। ठीक है, और इसके पैरेलल में मैं कनेक्ट कर रहा हूं कैपेसिटेंस। ठीक है, ये ठीक है, इसको मैं कर देता हूं एक्सी। और ये पूरा कॉन्फ़िगरेशन जो है पैरेलल में एक एसी वोल्टेज के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, पैरेलल में एक एसी वोल्टेज के साथ मैंने कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ये से अब यहां पर मुझे रेजोनेंस की कंडीशन निकालनी है। अब एक चीज आप देखिए, जैसे सीरीज में हमने लिया एक्सएल और एक्सी को इक्वल कर दिया, वहां पे हमने एक्सएल एक्सी को इसलिए इक्वल किया था क्योंकि वो सीरीज में था, और अगर एक्सएल और एक्सी में सेम करंट फ्लो कर रहा था, तो अगर मैं वहां पे एक्सएल और एक्सी को रिमूव कर रहा था, मैंने एक्सएल को एक्सी के बराबर कर रहा था, तो करंट जो फ्लो हो रहा था वो केवल रेसिस्टेंस है। लेकिन यहां पर केस डिफरेंट है, यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, अगर मैं यहां पर एज्यूम कर रहा हूं कि ये आईसी करंट है, ये इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो आईसी है, और इस कॉइल में जो करंट फ्लो कर रहा है वो आईएल है, तो मुझे क्या एज्यूम करना पड़ेगा, इस दोनों करंट का मींस आईएल और आईसी का जो रिएक्टिव पार्ट होगा, देखिए हमें क्या करना है, जो रिएक्टिव पार्ट होगा उसको जीरो करना है। अब ये चीज ऐसे समझ में नहीं आएगा, इससे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका फेजर ड्रॉ करना पड़ेगा। मैंने आपको फेजर भी बता रखा है। तो अगर मैं फेजर ड्रॉ करूं, तो मैं मान लेता हूं ये मेरा वोल्टेज है, दिस इज द इनपुट वोल्टेज, एसी वोल्टेज जो मैंने अप्लाई किया। आपको पता है जो कैपेसिटर का करंट होता है, दैट इज लीडिंग, और मैंने यहां पर कैपेसिटर क्या एज्यूम किया है, आइडियल एज्यूम किया है। तो ये कितना होगा, बाई दिस इज बाई 90 डिग्री लीडिंग। अब क्या है, अगर ये इंडक्टर भी प्रैक्टिकल इंडक्टर होता, सॉरी आइडियल इंडक्टर होता, तो यहां पे क्या होता, इसका भी जो करंट है वो लैग करता 90 डिग्री के साथ। बट हमें पता है कि यहां पर एक रेसिस्टेंस भी है इसके साथ, तो इसका जो करंट का जो वैल्यू आएगा वेक्टर में, वो कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, यानी इस तरह से नहीं आएगा। ये हम आइडियल के लिए ये एज्यूम कर सकते थे, इसको आईएल एज्यूम कर सकते थे, बट ये चीज ना आकर के अब आईएल की वैल्यू हमारी यहां आएगी, और ये जो एंगल होगा दिस एंगल इज बेसिकली फाई। आपने को न्यूमेरिकल में बता चुका हूं फाई की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, उसका मैं बता चुका हूं आपको ऑलरेडी, कि पावर फैक्टर से भी निकालते हैं, cos फाई इक्वल टू एक्सएल बाई आर, वहां से जो फाई की वैल्यू निकलेगी वही है। अब यहां पे आप देखिए, अगर ये आईएल की वैल्यू है, तो यहां पर इसका कंपोनेंट क्या होगा, दिस इज आईएल साइन फाई। ठीक है, इस आईएल का इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट क्या होगा, आईएल साइन फाई, और इस डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट होगा, आईएल का इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो होगा आईएल कॉस फाई। ठीक है, करेक्ट। अब यहां पर क्या देखना है मुझे, कि मुझे कौन सा मेरे को रिएक्टिव पार्ट को क्या करना है, ये जो रिएक्टिव पार्ट है ये आईएल साइन फाई और आईसी, इसको क्या करना है, जीरो करना है। अगर मैं इन दोनों को कैंसिल आउट कर देता हूं, तो मेरे सर्किट में केवल रेसिस्टिव करंट रह जाएगा, और वो करंट की वैल्यू क्या होगी, दैट इज आईएल कॉस फाई। ठीक है, अब यहां से अगर मैं देखूं, अगर यहां से रेजोनेंस कंडीशन की बात करूं, इन केस ऑफ ए पैरेलल सर्किट, इन केस ऑफ द एबव पैरेलल सर्किट, और भी बहुत सारे डायग्राम हो सकते हैं, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा,
वैल्यूज चेंज हो सकती है। इन केस ऑफ एबव पैरेलल सर्किट, जो मैंने आपको दिखाया है पैरेलल सर्किट, ठीक है। व्हाट इज द कंडीशन फॉर रेजोनेंस? द कंडीशन फॉर रेजोनेंस इज दैट दिस IC माइनस IL sin phi दिस शुड बी इक्वल टू 0। अगर ये कंडीशन आता है तो फिर ये दोनों कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और केवल रेसिस्टिव कंपोनेंट यानी इन फेज कंपोनेंट हमारे पास रह जाएगा। अब अगर ये कंडीशन में लगाता हूं तो मैं क्या लिख सकता हूं कि दिस IC इज इक्वल टू IL sin phi। तो देख सकते हैं आप सीरीज से बिल्कुल ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट हमने लगाया यहां पर फेजर्स के थ्रू, और उसका रीजन भी मैंने आपको समझा दी कि ऐसा मैंने क्यों किया। तो IC को मैं कैसे लिख सकता हूं वोल्टेज के फॉर्म में? V अपॉन XC इज इक्वल टू, IL को क्या लिख सकते हैं? V अपॉन, अब यहां पे क्या है देखिए, ये जो वोल्टेज है ये इसके अक्रॉस है, यानी इसका मुझे क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? इसको मैं एज्यूम कर लेता हूं कि ये जो वैल्यू है वो है ZL। आई कैन एज्यूम दिस वैल्यू इज ZL। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं V अपॉन ZL साइन फाई, ठीक है। अब ZL की क्या वैल्यू होगी? अगर ZL इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर, ठीक है, यही तो है ZL, R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। तो मैं वैल्यू वो भी पुट कर देता हूं, V अपॉन XC इज इक्वल टू V अपॉन अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई साइन फाई। अब देखिए हमें साइन फाई की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर इस डायग्राम से मैं देखता हूं तो इस साइन फाई को मैं एक्सेल और आर के फॉर्म में लिख सकता हूं। तो आप देख सकते हैं ये एक्सेल है, मतलब ये भी एक्सेल होगा, दिस इज ऑल्सो एक्सेल। ये कितना है? दिस इज 90 डिग्री। तो यहां से साइन फाई क्या हो जाएगा? साइन फाई अगर मैं कैलकुलेट करता हूं तो साइन फाई इज इक्वल टू दिस, मीन्स दिस P बाई ये वैल्यू कितनी है, ये जो रिजल्टेंट है, दिस इज बेसिकली ZL, ठीक है। ये R है, ये R है, ये XL है, तो इसका रिजल्टेंट जो है तो P बाई H होता है। तो यहां से मैं लिख सकता हूं दिस इज XL बाई ZL, ठीक है। तो साइन फाई की वैल्यू क्या आ गई? XL बाई ZL, और ZL की वैल्यू क्या है? ये है। तो अगर मैं सभी को पुट कर देता हूं, ठीक है, सारी वैल्यूज को अगर मैं पुट कर दूं सिंपली यहां पे, तो क्या आ जाएगा? V बाई XC इज इक्वल टू V बाई अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई साइन फाई क्या हो गया? यहां से देखिए साइन फाई क्या है? साइन फाई XL अपॉन ZL, और ZL की ये वैल्यू मींस इसको मैं लिख सकता हूं दिस इज इक्वल टू XL अपॉन अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL होल स्क्वायर। आई थिंक दिस इज क्लियर। सो फ्रॉम बोथ साइड मैं V को कट कर सकता हूं। तो यहां से अगर मैं पुट करूं तो 1 अपॉन XC इज इक्वल टू XL अपॉन R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर, ठीक है। ये चीज आ गया आपका अंडर रूट ऑफ दिस एंड अंडर रूट ऑफ दिस, तो ये आ गया। अब इसको हमें क्या करना है? वी हैव टू इक्वेट दिस, और यहां से क्या फाइंड आउट करना है हमें कि यहां से मैं फाइंड आउट करता हूं, यहां से मैं एक चीज निकाल सकता हूं कि R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर, इसको मैं इस साइड ले आया, इज इक्वल टू XL बाई XC। आई थिंक यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, XL बाई XC। तो ये चीज आ गया। अब इसको मैं क्या कर सकता हूं, सॉरी XL बाई XC नहीं होगा, ये हो जाएगा आपका, सॉरी माय मिस्टेक, दिस इज XL XC, XL XC। सो R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर इज इक्वल टू XL XC। अब देखिए हमें यहां पर क्या करना है, इस चीज को सॉल्व करना है, और जो वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है XL XC की वैल्यू मैं पुट कर सकता हूं। तो मैं वैल्यू पुट कर देता हूं XL XC की। सो दिस इज R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर इज इक्वल टू, XL की वैल्यू क्या आती है? ओमेगा L, और XC की वैल्यू क्या होगी? ओमेगा C। तो ये दोनों कट हो जाएगा। सो फ्रॉम हियर R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर इज इक्वल टू L बाई C, ठीक है।
अब आर स्क्वायर को मैं इस साइड लेके जाता हूं, तो यहां से आ जाएगा एक्स एल स्क्वायर इज इक्वल टू एल बाई सी माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, और एक्सएल को अब मैं क्या पुट कर सकता हूं, ओमेगा आर एल स्क्वायर। ठीक है, बात किसकी हो रही है, रेजोनेंस की, तो रेजोनेंस के लिए मैंने ओमेगा एल स्क्वायर पुट कर दिया माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसको और भी सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं, क्या करेंगे मैं, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई एल स्क्वायर। सो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई एल स्क्वायर, बोथ साइड बाई एल स्क्वायर। तो यहां से आ जाएगा ओमेगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन एल सी माइनस आर स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से आ गया ओमेगा आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन एल सी माइनस आर स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। नाउ दिस इज द रेजोनेंस कंडीशन फॉर द, दिस इज द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी फॉर द पैरेलल सर्किट। अब जो सर्किट मैंने एज्यूम किया उसी के लिए फॉर्मूला वैलिड होगा, दिस इज फॉर पैरेलल रेजोनेंस। ठीक है, यहां से अगर मैं चाहूं तो एफ आर भी निकाल सकता हूं। सो एफ आर, तो यहां से मैं चाहूं तो एफ आर भी निकाल सकता हूं, तो एफ आर इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन एल सी माइनस आर स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। ठीक है, आपके रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला। अब अगर यहां पर एक चीज देखिए, इफ आई नेग्लेक्ट द रेसिस्टेंस ऑफ द इंडक्टर, अगर मैं इंडक्टर के रेसिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर दूं तो हमारा वैल्यू क्या आएगा, इफ इफ आर इज इक्वल टू 0, मगर मैं मान लूं कि इंडक्टर, तब एफ आर की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट एल सी, 1 अपॉन एल सी। और ये आपका किसके लिए, दिस इज फॉर सीरीज रेजोनेंस। सो इफ आर इज इक्वल टू 0 then the formula for series resonance and parallel resonance is same। ठीक है, अब यहां से अगर मैं आपसे पूछूं कि करंट की क्या वैल्यू होगी, जो पैरेलल सर्किट है उसमें जो टोटल करंट है, करंट की क्या वैल्यू होगी वहां से जो फ्लो होगी फेज के लिए, सो दैट करंट आई इज इक्वल टू आई एल कॉस फाइव, आई एल कॉस फाइव। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, दिस इज इक्वल टू आई की वैल्यू क्या होगी, वी अपॉन जेड एल, कॉस पाई की वैल्यू वहां से फेजर से आर अपॉन जेड एल। तो यहां से आ जाएगा वी आर अपॉन जेड एल स्क्वायर। ठीक है, और आपको अभी मैंने ऊपर बताया दिस जेड एल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्सी एक्सएल। देखिए मैं अभी दिखा देता हूं आपको, यहां पे दिस वन, दिस जेड स्क्वायर, दिस जेड स्क्वायर, ये जेड स्क्वायर है ना, अंडर रूट ऑफ दिस स्क्वायर इज इक्वल टू एक्सएल एक्सी। सेम वहीं से निकालिए एक्सएल एक्सी, तो मैं वैल्यू पुट कर देता हूं। तो करंट की वैल्यू जो आ जाएगी यहां से I इज इक्वल टू वी आर अपॉन एक्सी एक्सएल, एक्सी एक्सएल की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा वी आर अपॉन, देखिए एक्सी की ओमेगा एल अपॉन ओमेगा सी, तो एल अपॉन सी आ जाएगा, तो वी आर अपॉन एल अपॉन सी। सो सिंपली वी कैन राइट दिस इज वी अपॉन एल अपॉन सी आर। सो दिस इज द करंट which is flowing in case of a resonance in parallel circuit, V upon L upon C R। ठीक है, और अगर इंपिडेंस की मैं बात करूं, व्हाट इज द इंपिडेंस एट रेजोनेंस, दिस इज द करंट एट रेजोनेंस, व्हाट इज इंपिडेंस, सो जेड आर मींस इंपिडेंस एट रेजोनेंस, यही तो इंपिडेंस होगा, V बाई आर यही होता था, तो L अपॉन सी आर, दिस इज द इंपिडेंस एट रेजोनेंस। सो वी हैव कैलकुलेटेड करंट एंड इंपिडेंस बोथ। अगर यहां से मैं क्वालिटी फैक्टर निकालता हूं, एक चीज आपको ध्यान रखना है, अगर इसकी मैं क्वालिटी फैक्टर कैलकुलेट कर रहा हूं तो फॉर्मूला सेम होगा 1 अपॉन आर अंडर रूट एल बाई सी। ओनली डिफरेंस इज दैट दिस इज द मैग्निफिकेशन फैक्टर फॉर द वोल्टेज, मैग्निफिकेशन, जैसे वहां पे करंट के लिए था, दिस इज द मैग्निफिकेशन फैक्टर फॉर द वोल्टेज। ठीक है,
अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, मैं आपको समझा देता हूं। वहां पे करंट क्या हो रहा था, करंट मैक्सिमाइज हो रहा था रेजोनेंस पे। यहाँ पे करंट क्या हो रहा है, मिनिमाइज हो रहा है, दिस इज मिनिमम करंट। और इंपिडेंस क्या हो रहा है, मैक्सिमाइज हो रहा है रेजोनेंस पे। तो वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी, वोल्टेज की वैल्यू मैक्सिमाइज होगी, इसलिए ये मैग्निफिकेशन है वोल्टेज के लिए इन केस ऑफ ए पैरेलल। अगर इसका ग्राफ हम सिंपली ड्रॉ करें, सेम वही कंडीशन लेकर के हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। ये अगर मेरा फ्रीक्वेंसी हो गया, दिस इज एफ, और यहाँ पे मैं ग्राफ, अगर पहले करंट का अगर ग्राफ मैं ड्रॉ करता हूं, तो करंट का ग्राफ कैसे आ जाएगा, दिस इज सिंपली लाइक दिस, करेक्ट। तो यहां पर मींस एफ आर पे, दिस फ्रीक्वेंसी पे, दिस करंट इज मिनिमम, दिस इज आई मिनिमम, और आई मिनिमम की वैल्यू क्या है, वी अपॉन एल अपॉन सी आर, दिस इज द वैल्यू। और इंपिडेंस का अगर मैं ड्रॉ करूं, तो दिस इज द इंपिडेंस ग्राफ। और इंपिडेंस क्या होगा यहाँ पर, इंपिडेंस जो है वो मैक्सिमम वैल्यू होगा, दिस इज जेड मैक्सिमम, एंड दिस वैल्यू इज गिवन बाई एल बाई सी आर। so I Z in the increasing order and F is this in the increasing order। तो इसीलिए देख रहे हैं क्या, उसको हमने क्या कहा रेजोनेंस, तो इसको हम करें एंटी रेजोनेंस, क्योंकि एग्जैक्टली जो कैरेक्टरिस्टिक्स आप ऑब्जर्व कर रहे हैं वो बिल्कुल ही रिवर्स है एज कंपेयर टू दैट ऑफ द सीरीज रेजोनेंस, ठीक है। तो इसको रिजेक्टर सर्किट भी कहते हैं। रिजेक्टर सर्किट क्यों, क्योंकि करंट की वैल्यू को ये मिनिमम कर रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट द सीरीज एंड पैरेलल रेजोनेंस। और आपने देखा हम कैसे डिराइव कर सकते हैं। अब मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये जो फॉर्मूला मैंने डिराइव किया है पैरेलल रेजोनेंस के लिए, अगर इस सर्किट में कोई भी चेंज हुआ, यहाँ पर अगर कोई चेंज है, मान लीजिए यहाँ पर एक रेसिस्टेंस दे दिया, या सर्किट में कोई भी चेंज आता है, तो फिर आपको उसके लिए अलग से डिराइव करना पड़ेगा, वो फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा। बट जनरली इसी तरह से हम डिराइव करते हैं। जनरली जो आपको न्यूमेरिकल्स मिलेंगे उसमें इसी तरह से दिया होगा, तो इसलिए मैंने आपको इस तरह से डिराइव किया। बट कॉन्सेप्ट आपको क्या याद रखना है, ये चीज याद रखना है दैट दिस रिएक्टिव करंट शुड कैंसिल आउट, मींस IC माइनस IL sin phi इज इक्वल टू 0। अगर आपको इतना चीज पता है तो आप इजिली इसको किसी भी पैरेलल सर्किट के रेजोनेंट को आप इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर द क्लास।